हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। सेक्शन 124 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब टू कंपनसेट फॉर द लॉस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इन जनरल, इंडेमनिटी इज सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? टू मेक गुड द लॉस, वन पार्टी promises to protect the other from damages or losses caused. It is based on equity. No person should suffer loss due to another's act. Rooted in maxim ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy. तो इंडेमनिटी क्या है इन शॉर्ट? अगर दो पर्सन है, उनके बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और थर्ड पार्टी या फिर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर कोई लॉस होता है, तो ये जो कोई भी गारंटी देता है इंडेमनिटी की, तो वो उस चीज को सिक्योर करता है, उस लॉस को कम करता है। लाइक हम जो इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस लेते हैं, तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जो एक्ट रहता है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसमें किसी और की गलती हो सकती है या फिर हमारी गलती हो सकती है, लेकिन वो गाड़ी का लॉस ज्यादा ना हो, हमारा वो लॉस ज्यादा ना हो, इसलिए वो इंश्योरेंस कंपनी फिर हमें क्लेम देती है। तो ये इन शॉर्ट इंडेमनिटी है। तो ये एक सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है लॉस के अगेंस्ट। मीनिंग और डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promiser himself or by conduct of any other person. तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है इंडेमनिटी का? कि यहाँ लॉस जो है उससे उसको बचाना, जो उसको फाइनेंशियल लॉस होगा उसको उससे बचाना। तो यहाँ पे पार्टीज कौन कौन रहता है? इंडेमनीफायर मतलब जो पर्सन हु प्रोमिसेस प्रोटेक्शन, इंडेमनीफाइड इंडेमनिटी होल्डर, पर्सन प्रोटेक्टेड। अगर ये ए पर्सन है और ये बी नाम की अगर सपोज इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये इंडेमनीफायर हो गई जो कि उसको प्रॉमिस कर रही है इंश्योरेंस थ्रू, और ये इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। एग्जाम्पल क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी to indemnify B against consequences of any legal proceeding that C may initiate against B। तो यहां पे क्या है? A है, तो A B को इंडेमनीफाई करता है कि अगर C नाम का पर्सन उस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग फाइल करता है तो A उसको हैंडल कर लेगा। तो ये हुआ इंडेमनिटी का एग्जाम्पल। Formation and essential features. Parties, there must be at least two parties, indemnifier and indemnified, मतलब जो indemnify करेगा और जो benefit लेगा। Promise to protect from loss, express और implied। तो ये promise express भी हो सकता है या फिर implied भी हो सकता है। implied loss must be caused by conduct of indemnifier or by conduct of third party। तो जो indemnity की गारंटी देता है, तो एक तो उसके द्वारा लॉस हो जाए या फिर थर्ड पार्टी, इन दैट बोथ केस वो इंडेमनीफाई करेगा। ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, उसके लिए मस्ट बी सेटिस्फाइड, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन एक्सेट्रा। जो सेक्शन 10 में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंडीशंस दी है वो सारी फॉलो की हुई चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो ही ये वैलिड रहेगा। कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय सर्कमस्टांसेस। एग्जांपल, एजेंट्स राइट टू इंडेमनिटी अंडर सेक्शन 222। ये एजेंट्स राइट हम देखेंगे थोड़ा आगे है। तो एक तो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। अगर एक्सप्रेस रहा तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न होगा, या फिर ओरली, या फिर इम्प्लाइड मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपको इंडेमनीफाई करके ही देना है। तो ये इम्प्लाइड सर्कमस्टांसेस या कंडीशन हो सकती है।
Nature and extent of liability of indemnifier, section 125. Indemnity holder is entitled to recover from the indemnifier all damages he is compelled to pay in a suit if within indemnity terms. तो जो टर्म्स में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो वो सारे डैमेजेस उसको पे करने पड़ेंगे इंडेमनीफायर को. All cost incurred in defending such suit, if not contrary to indemnifier order or if indemnifier authorized. अगर इन केस इस चीज के लिए अगर कोई सूट फाइल करना पड़ता होगा इंडेमनिटी होल्डर को, तो ये सारे कॉस्ट इंडेमनिफायर को पे करने पड़ेंगे जो उसको सूट डिफेंड करने में लगे होंगे. All sums paid under compromise provided the compromise is not contrary to indemnifier's instruction and is prudent. तो अगर जो कॉम्प्रोमाइज भी होता है तो कॉम्प्रोमाइज के लिए जो कुछ भी कॉस्ट लगती है वो भी उसको पे करना पड़ेगा. कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर. इंग्लिश लॉ में क्या है? लाइबिलिटी अराइजेस एज सुन एज इंडेमनिफाइड लाइबिलिटी बिकम्स ऑब्सोल्यूट. तो लाइबिलिटी एज सुन एज अराइज, जब इंडेमनिफाइड की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है. इंडियन पोजीशन क्या है? कोर्ट फॉलोज इंग्लिश व्यू. इंडेमनिटी होल्डर नीड नॉट वेट अंटिल एक्चुअल लॉस, कैन डिमांड सिक्योरिटी और रिलीफ व्हेन लाइबिलिटी is certain. That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.